नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील, ट्रंप ने टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर है, ट्रंप ने 25% से घटाकर टैरिफ अब 18% कर दिया है। ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पीएम से बातचीत के बाद ये टैरिफ घटाया गया है। ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर भी पोस्ट की। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। मोदी शक्तिशाली और सम्मानित नेता है, ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया। डील से भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। ट्रेड डील पर यूएस के राजदूत सर्जियो गोर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम और ट्रंप के बीच दोस्ताना रिश्ता है, हमारे पास आगे और भी शानदार डील है। तो देखिए, इस तरीके से टैरिफ वॉर को लेकर के दोनों देशों के बीच एक टेंशन बरकरार थी, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भारत के लिए अपनाया है ट्रंप ने। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होती है और इससे पहले भी कई प्लेटफॉर्म पर भारत को अपना दोस्त और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा है ट्रंप ने। और देखिए, आखिरकार अमेरिका को झुकना पड़ा है और इस टैरिफ को कम किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट। ट्रंप से बेहतरीन बातचीत हुई, राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया गया। भारत पर टैरिफ घटने के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने पोस्ट में लिखा है, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप सच में प्रधानमंत्री मोदी को एक महान दोस्त मानते हैं। ट्रेड डील की खबर से बहुत खुश हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में असीमित क्षमता है। आज दिल्ली में एनडीए की संसदीय दल की बैठक होने वाली है और बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा होने वाली है। तो आज नजरें हैं संसदीय दल की बैठक में और बैठक को पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। तो आपको बताते चलें, केंद्रीय बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के विजन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और आज बिहार का बजट पेश होना है। नीतीश सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आज बजट पेश करेंगे। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बिहार के बजट पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा पेश होगा। इसके साथ साथ अहम योजनाओं और प्रोजेक्ट की घोषणा भी होगी। आम लोगों, किसानों और कारोबारियों को इस बजट से काफी उम्मीद है। तो कई ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, चाहे वो महिला स्वरोजगार योजना हो या फिर बाकी जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनको लेकर के जो आकार है वो बड़ा हो सकता है। इस बार बजट का खर्च जो है वो सरकार पर बढ़ा है, क्योंकि चुनावी साल में कई वायदे सरकार ने किए और उन वायदों के लिए पैसे भी लगातार खर्च किए गए। तो आय व्यय का ब्यौरा भी सामने आएगा। इसके साथ देखना दिलचस्प होगा कि किस सेक्टर के लिए कितने फंड का एलोकेशन होता है। अहम योजनाएं और प्रोजेक्ट शामिल है और जिसकी घोषणा इस बजट से उम्मीद की जा रही है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट बताया तो वित्त मंत्री ने बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। आज सरकार बजट पेश करने जा रही है।
ये तस्वीर है बिहार विधानसभा के बजट सत्र की। सदन में सीएम नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। व्हील चेयर पर बैठे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार का भी स्वागत किया जा रहा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का सोमवार से आगाज हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य का जिक्र किया तो तेजस्वी यादव ने सरकार के लक्ष्य पर सवाल खड़े किए। मुझे विश्वास है कि बिहार विधानमंडल का ये बजट सत्र बिहार को विकसित बनाने एवं जन जन तक खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम तो 10 साल से सदन में हैं। लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हों या नए आए हों या पुराने हों, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए। बिहार विधानसभा में बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, अगले 5 साल में संपन्न बिहार का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार अगले 5 साल में करने का हम लोग का मुख्यमंत्री जी का वादा है। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार ये बनेगा। बजट से पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार का जीडीपी 13.1% बढ़ गया है। जीएसडीपी बढ़कर 9,91,997 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय 69,000 से बढ़कर 76,000 रुपए हो गई है। बिहार में चावल, गेहूं और मक्के का उत्पादन बढ़ गया है। बिहार में दूध का उत्पादन 4.2%, मछली का उत्पादन 9.9% और अंडे का उत्पादन 10% तक बढ़ गया है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण की सराहना की और उम्मीद जाहिर की कि मंगलवार को पेश होने वाला बजट बिहार को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला होगा। आर्थिक सर्वे आया है, बिहार का भविष्य सुनहरा है। कल विजेंद्र यादव जी वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बजट बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाना वाला होगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आगाज होने के साथ ही अब सबकी निगाहें मंगलवार को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। नीतीश सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में बिहार का बजट काफी खास रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के आवास पर हुई। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के सभापति समय मंत्री, विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। बैठक समाप्त होने के बाद विधायक और विधान परिषद के सदस्यों ने कहा कि जनता ने चुनकर भेजा है। सदन में किस तरीके से उनके कामों का निष्पादन किया जाएगा, यह निर्देश दिया गया है। आम बजट को लेकर एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई और जिसमें संजय सरावगी, राजू तिवारी, आलोक सिंह, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया को संबोधित किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि केंद्रीय बजट गरीब किसान, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है। अब बजट जो है गरीब किसान, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है और इस बजट में लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योग को बढ़ावा देने में भी बजट में विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को बड़ी सौगात दी है। पटना में मोदी सरकार ने शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए नीतीश सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी है। कैसा होगा ये जहाज मरम्मती केंद्र और इसके बनने से बिहार के लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा, न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा के इस रिपोर्ट में देखिए। A ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. तस्वीरों में दिख रहा ये विशाल शिप रिपेयरिंग सेंटर बहुत जल्द राजधानी पटना में जमीन पर दिखने वाला है। मोदी सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को वो सौगात दी है
जिससे बिहार में विकास के कई रास्ते खुलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलेगी। क्योंकि केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से पटना में दीघा घाट के किनारे जहाज मरम्मत केंद्र बनाने जा रही है। ऐलान के तुरंत बाद नीतीश सरकार ने गंगा किनारे दीघा में कुर्जी के सामने 5 एकड़ जमीन भी मुहैया करा दी है। ये रिवर गंगा है, जहाज चल करके यहाँ पहुँचेगी जहाज, और वहाँ पहुँच करके वहाँ अरेंजमेंट होगा, जहाज को ऊपर लाया जाएगा, जो दूसरे तस्वीर में जो है आपको दिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से ये जहाज ऊपर आते हैं। जहाज को पानी के ऊपर उठाने का अरेंजमेंट यहाँ किया जाएगा, जहाज ऊपर उठ जाएगा, उसके बाद इसकी मरम्मत का कार्य होगा, मरम्मत करने के बाद फिर जो है नदी में उसको उतार दिया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI के डायरेक्टर अरविंद कुमार ने इस पर खुशी जाहिर की। सरकार ने बिहार में इस यूनिट को लगाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। जितनी जल्द ये डिजिटल डायग्राम जमीन पर उतर जाएगा, बिहार को उतना अधिक फायदा पहुंचेगा। क्योंकि हाल के दिनों में अगर कोई जहाज खराब होती है तो उसे कोलकाता ले जाकर ठीक कराने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लिहाजा पटना में ही रिपेयरिंग सेंटर होने से सरकार को आर्थिक लाभ भी होगा। बिहार को भी बड़ी सौगात मिली है, यानी जो जहाज पटना में या पूरे बिहार में जो चलते थे, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो वो बनने के लिए कोलकाता ले जाया जाता था। लेकिन अब कुर्जी के पास ही जो जहाज मरम्मती यूनिट है वो लगाई जाएगी। साथ ही साथ पटना से वाराणसी या फिर पटना से कहीं और भी आपको जाना हुआ जलमार्ग के जरिए तो वो भी यात्रा सुगम होगी। फिलहाल 50 से 60 छोटे और बड़े जहाज गंगा में चलते हैं, जिसका परिचालन बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश और बंगाल में होता है। पटना में मरम्मत केंद्र नहीं होने के कारण सरकारी या प्राइवेट कंपनियां भी जहाज के परिचालन में दिलचस्पी नहीं दिखाती। पर अब जलमार्ग के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मरम्मत केंद्र खुलने के बाद परिवहन और पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में जहाजों का परिचालन शुरू होने वाला है और इसके लिए जलमार्ग को और बेहतर बनाया जा रहा है। हल्दिया से शुरू होती है, हल्दिया से कोलकाता होते हुए और फरक्का, फिर जो है भागलपुर आते हुए, और ये भागलपुर से पटना डोरीगंज, उसके बाद बक्सर, गाजीपुर होते हुए वाराणसी तक जो है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत सारे कार्य जो है विकास का कार्य चल रहा है। और इसी क्रम में ये देखा गया था कि जो भी इधर जहाज चलते हैं अगर खराब हो जाता है तो उनको रिपेयर करने के लिए जो है असुविधा होता है या कलकत्ता ले जाना आना पड़ता है। जहाज से माल ढुलाई हो या फिर नौका विहार के जरिए सैर सपाटा, एक आनंददायक और मनोरंजक सफर के लिए शिप रिपेयरिंग सेंटर की सौगात बिहार के लोगों के लिए काफी खास होने जा रही है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामले को लेकर विपक्ष ने पटना में बिहार विधानसभा परिसर और दिल्ली में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज है। सरकार का कहना है कि दोषी बचेंगे नहीं। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत को 22 दिन हो गए, लेकिन सवाल और सियासत पटना से लेकर दिल्ली तक जारी है। हत्या हुई है या क्या हुआ है उसका सही तरीके से जांच नहीं हो रहा, उसके परिवार को न्याय मिले। पटना में बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में आरजेडी के सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई के जांच में भेजने का मतलब है कि आरोपी को बचाना। विपक्ष के आरोपों का जवाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिया। तो वो लोग ही कह रहे थे कि इसको सीबीआई को देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए, और आज जब सीबीआई को दे दिया गया तब क्यों शोर मचा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि विपक्ष पहले सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। जब सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी तो मुद्दा विहीन विपक्ष अब दूसरा राग अलाप रहा है। मेरी मंशा साफ है, कोई भी आरोपी होगा नहीं बचेगा। बता दें कि 11 जनवरी को पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घर वालों ने हॉस्टल संचालक से लेकर पुलिस और डॉक्टर तक पर सवाल उठाया है। इसके बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच
सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद, अमित और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के बहुचर्चित नीट एस्पिरेंट संवेदना मर्डर केस को लेकर के यहां पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार पर हमला बोला। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीबीआई जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करना है। सरकार अब इस केस को ठंडे बस्ते में डाल रही है। जो सीबीआई जांच की सरकार ने, एक तरफ तो सरकार कह रही थी कि भाई आत्महत्या मान लो, उसी परिवार से हम जाकर के मिले, उनकी मां ने, पिता ने, दोनों ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि आत्महत्या मान लो। जब इन्होंने इनकार किया, अब सरकार अगर संतुष्ट थी कि भाई आत्महत्या है, तो अब सीबीआई जांच की घोषणा है। तो दाल में तो बहुत कुछ काला है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच शायद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए ना हो। बिहार में अंचल अधिकारियों की हड़ताल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा से बातचीत के बाद खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। बिहार में अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का पद सृजित करने के विरोध में सीओ अवकाश पर गए थे, लेकिन अब गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। सोमवार सुबह से ही पूरे बिहार में भूमि मार्जन का काम ठप पड़ा था। इसकी वजह रही राज्य के सभी अंचलाधिकारी यानी सीओ का सामूहिक अवकाश पर चले जाना। बिहार में अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का पद सृजित करने के विरोध में राज्य भर के सीओ ने काम न करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अंचलाधिकारियों की भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा से बातचीत के बाद गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। वार्ता के पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो हमारा अभी डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और हमारी जो मांग है उसको उन्होंने जायज माना। बता दें, बिहार में अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का पद बनाने के विरोध में राज्य के सभी अंचलाधिकारी ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने भी तालमेल की बजाय सख्ती बरतने की बात कही। बात और ज्यादा बढ़ती उसके पहले ही अंचलाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात की, अपनी बात रखी, जिसके बाद मंत्री विजय सिन्हा ने उनकी बातों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। इन लोगों की भी जो सही नियम के तहत अधिकार आता है, उसके समाधान में हम लोग लगेंगे, यही आश्वासन हमने दिया है। आपको बता दें, विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही साफ कर दिया था कि जमीन के झंझट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसको लेकर अलग जगह पर संवाद कार्यक्रम हो रहा है और आम लोग सीओ और भूमाफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसके बाद से ही विभाग के अंदर तनातनी चलती रही और जब अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के पद को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ तो सीओ विरोध पर उतर आए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार राजस्व सेवा संघ के शिष्टमंडल की बैठक में भूमि राजस्व विभाग की बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अंचलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी। सीके अनिल ने कहा कि अगर काम पर नहीं लौटे तो बर्खास्तगी तय है। वहीं शिष्टमंडल से वार्ता के समय का वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो को यहाँ पर सीके अनिल चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल अगर कंटिन्यू हो तो डिसमिस हो जाइएगा। अगर कंटिन्यू बड़ी खबर पटना से, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास टूट गया है। बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया गलत तरीके से मतदाता बनकर वोट देकर इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। इनको बचाने के लिए ममता बनर्जी और उसकी पार्टी पिछले कई दिनों से राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है, व्यवस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है। उनका विश्वास उन घुसपैठियों पर है जो घुसपैठी बांग्लादेश से आके पश्चिम बंगाल में घुस के गलत तरीके से मतदाता बन के वोट देके इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं।